Hello everyone, welcome back to this video series where we were discussing NIOS course number 504, that is the complete pedagogy of mathematics. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स और साथ में हमने ये भी समझा था कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर अप्रोचेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स. तो सबसे पहले आती है हमारी एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स. जैसे कि हम सबको पता है कि जनरली होता क्या है, मैथमेटिक्स के क्लासरूम में टीचर आता है, कॉन्सेप्ट्स लिखता है, फॉर्मूलाज लिखता है, कुछ समझाने की भी कोशिश करता है और जो चिल्ड्रन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिंपली नोटबुक निकाल के उस पर लिखते रहते हैं और पैसिव लिसनर की तरह सारी बातें सुनते रहते हैं. तो ये जो मेथड है इट इज़ अ ड्रॉबैक फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि जब तक कि हम बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कराएंगे तब तक के जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बच्चे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे. सो फॉर दैट हमें करना क्या है, हमें उनसे एक्टिविटीज़ करानी है, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देने हैं. अब एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ हो सकता है. सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक्टिविटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है. एक्टिविटीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सप्लोर करने की और हमारी ये ड्यूटी बनती है एज अ टीचर कि हम उन्हें ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि उनकी जो लर्निंग है वो जॉयफुल और लॉन्ग लास्टिंग बन सके. अब एक्टिविटीज़ में क्या क्या हम करा सकते हैं, हम गेम्स करा सकते हैं, पजल्स करा सकते हैं, वर्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग से कुछ समझा सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हम अप्लाई करा सकते हैं ताकि उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बने कि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं. इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है. तो इसको इन्होंने यहाँ पर ऐसे समझाया, एक मॉडल बनाया a प्लस बी का होल स्क्वायर समझाने के लिए. तो इस तरह का जो मॉडल वो हम बना सकते हैं. उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि थर्माकोल शीट हो गया, फेविकोल हो गया और हमारी सीजर हो गई. तो इस तरह की चीज़ों से हम थर्माकोल की हेल्प से ये जो है एक्टिविटी करा सकते हैं. तो ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज़ जो आपको सही लगती हैं वो आप कराइए और इस तरह से बच्चों को समझाने की कोशिश करिए. इसके अलावा जैसे कि ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझाना है तो हम उसके लिए 3 स्टिक्स ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, फिर उनको अरेंज करके हम वहाँ से ये समझा सकते हैं कि 2 साइड्स का जो सम होता है हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है. नाउ नेक्स्ट आती है हमारी एक्सपेरियंशियल लर्निंग. ठीक है, जहाँ पर हम एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं. जो कॉन्सेप्ट्स बच्चों को पैसिवली रटाए जाते हैं वो बहुत जल्दी उनके माइंड से निकल जाते हैं, वेयर एज वो कॉन्सेप्ट जो बच्चे खुद से करके सीखते हैं वो हमेशा के लिए उनके माइंड में टिक जाते हैं. और यही बात को, इसी चीज़ को लागू किया जाता है एक्सपीरियंसिंग लर्निंग वाले अप्रोच में. ठीक है, तो टोटली इसी बात पर बेस्ड है ये पूरी अप्रोच. इसमें कुल 5 स्टेप्स होते हैं. इसमें पहला जो स्टेप होता है या पहला जो फेज़ होता है उसमें बच्चों को कोई एक्सपीरियंस दिया जाता है, कोई एक्टिविटी कराई जाती है जिससे वो कुछ एक्सपीरियंस लेता है. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में वो क्या होता है, पब्लिशिंग या शेयरिंग होती है. जो एक्सपीरियंसेस बच्चे को मिले, जो एक्सपीरियंस उसने सीखा, जो मतलब उसने गेन किया, उसको वो अपने पीयर्स के साथ में या अपने टीचर के साथ में शेयर करेगा कि मैंने वो एक्टिविटी जब करी तो मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी उसमें. उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग में बच्चे आपस में चीज़ों को डिस्कस करने लगते हैं. यहाँ पर पूरा ग्रुप डायनेमिक्स वर्क करता है. ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है ये अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दी हुई है, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि ग्रुप डायनेमिक्स एक्चुअली में होता क्या है. तो अब यहाँ पर ग्रुप डायनेमिक्स लगेगा, यहाँ पर बच्चे आपस में बैठ के चीज़ों को डिस्कस करेंगे या अगर कोई पैटर्न उन्होंने एक्सपीरियंस किया है एक्टिविटी में तो उस पैटर्न को वो डिस्कस करेंगे. अब इससे क्या होगा, इससे एक जनरलाइजिंग होगी. जब वो आपस में डिस्कस करेंगे तो कोई बच्चा बोलेगा हाँ उसमें तो ये था, फिर दूसरा बच्चा बोलेगा हाँ जो मैंने एक्टिविटी करी उसमें भी ऐसा हो रहा था, ये चीज़ें मैंने भी ऑब्जर्व करी, तीसरा बच्चा बोलेगा हाँ ये चीज़ें मैंने भी ऑब्जर्व करी. तो इस तरह से वो आपस में बैठ के जनरलाइज कर लेंगे कि अगर इस तरह से कोई चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल पावर्स में अगर हम 2 पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो तीसरी पावर आती है वो उन 2 पावर का समीशन होता है. जब सारे बच्चों ने ये बात को ऑब्जर्व किया तो उसको वो जनरलाइज करेंगे आपस में डिस्कशन करने के बाद में. और जब वो जनरलाइज करेंगे तो उसके बाद में वो उसी कॉन्सेप्ट को, उस जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई करके आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे. और उसके बाद में अगर उसमें कुछ ऐसा वैसा कुछ दिक्कत होती है तो उसके बाद में फिर वो एक्सपीरियंस करेंगे. तो ये जो पूरी जो साइकिल है वो राउंड एंड राउंड घूमती रहती है. तो इस तरह की जो लर्निंग होती है इसे हम एक्सपेरियंशियल लर्निंग साइकिल बोलते हैं. और यहाँ पर एक एक पॉइंट को इन्होंने डिस्क्राइब भी किया है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें. जो बातें मैंने बताई हैं सारी इसमें यहाँ पर लिखी हुई हैं. इसके बाद में नेक्स्ट है मेकिंग मैथमेटिक्स लर्निंग मोर चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग. अब इसका क्या मतलब होता है, मैथमेटिक्स जनरली बच्चों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है. क्यों बोरिंग लगता है, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी को टीचर्स डेवलप नहीं करा पाते हैं. जब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होगी तो या तो वो बोर होंगे या फिर उनके अंदर मैथमेटिक्स फोबिया डेवलप हो जाएगा. अब ऐसी सिचुएशन को अगर हमें हैंडल करना है तो हमें बच्चों के आगे चैलेंजेस प्रोवाइड करने हैं. ठीक है, उन्हें हम चैलेंजेस देंगे, उनके आगे चैलेंज सेट करेंगे ताकि वो हर एक लेवल पे हर एक चैलेंज को पार करते जाएँ और सेटिस्फैक्शन उनके अंदर आती जाए. अब ये कैसे होगा,
ये इसको कराने के लिए हमें एक्टिविटीज़ भी करानी है, हमें उनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ और पॉजिटिव एप्टीट्यूड का भी डेवलपमेंट करना है, ये सब कुछ कराना है। और साथ में उनका जो लेज़र टाइम है, जो फ्री टाइम है, उसमें भी हमको कुछ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ मैथमेटिक्स की करा देनी है। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एंग्जाइटी या स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा मैथमेटिक्स को लेके, और वो खेलते खेलते मैथमेटिक्स को आराम से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए कि कैसे क्रिएटिव एबिलिटीज़ को हमें लर्नर के अंदर डेवलप करना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच हमें फॉलो करनी है। हमें जो है चैलेंजेस बच्चों को देने, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ, बस मेंटली चैलेंजिंग चीज़ें देनी, ताकि वो जो है उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो सेटिस्फाई हो सके। हमें बच्चों को ऐसे सम्स देने हैं जिसमें डाइवर्जेंट सोल्यूशन हो, ठीक है, सिंगल सोल्यूशन वाला, सिंगल करेक्ट आंसर वाला प्रॉब्लम हमें नहीं बच्चों को देनी है। उससे उनकी इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं सोल्यूशन करने की, वो डेवलप नहीं होंगी। तो हमें डाइवर्जेंट सोल्यूशन पर शिफ्ट होना है। उसके बाद में हमें लॉजिकल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड सम्स देने हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मैथ्स में जिनका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें उनको उनके आगे रखनी है, ताकि जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन को संभालना, हैंडल करना उनके अंदर बिल्ड हो जाए, ठीक, और लॉजिकल तरह से वो सोचना सीख सकें। पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प हमें लेनी, जैसे कोई डाटा है, बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं डेली लाइफ में, हम न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू भी हम डेटाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर और अप्रोचेस दी हुई हैं, जो हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं, उसके अलावा और भी अप्रोचेस हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव आइडियाज़ या अल्टरनेटिव मेथड्स सोल्यूशन के। ये हमें मतलब बच्चों को इंकरेज करना है कि वो कुछ नया मेथड ढूंढ के सम को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा हमें कोलैबोरेशन पर ध्यान देना है, हम बच्चों को कोलैबोरेट करा दें, ग्रुप्स बनवा दें, या बच्चे टीचर के साथ में कोलैबोरेट करके कुछ अल्टरनेटिव मेथड, कुछ न्यू अप्रोच डिस्कवर करें। हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को पर भी मतलब थोड़ा सा फोकस करना है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को इंकरेज करना है, प्रॉब्लम पोजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंकरेज करना है, और बच्चों को अप्रोप्रिएट फ्रीडम देनी है कि वो क्वेश्चनिंग करें और अपने जो आइडियाज़ है उनको भी फ्रीली एक्सप्रेस करें। इस तरह का हमें एनवायरनमेंट सेट करना है मैथमेटिक्स के क्लासरूम में, कि बच्चों के अंदर ये डर ना हो कि अगर मैंने कोई गलत आइडिया रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ मैंने गलत क्वेश्चन गलत तरह से सॉल्व कर दिया, तो मेरा मजाक बन जाएगा। तो इस तरह की बातें हमें बिल्कुल अपने एनवायरनमेंट में नहीं रखनी है। इसके अलावा उनको फ्लुएंटली एक्सप्रेशन करने की हमें फ्रीडम देनी चाहिए, अपने आइडियाज़ को इलैबोरेट करने की फ्रीडम देनी चाहिए। हमें उन्हें हर पॉइंट पर मोटिवेट करना है, और मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है उनके व्यूज़ को या उनके सजेशन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि इनका जो ये जो बोल रहा है बच्चा वो गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको अप्लाई करिए। आउटपुट गलत निकलता है तो निकलने दीजिए, पर उनको डिस्करेज मत करिए। इसके बाद में एक्टिव लर्निंग और प्रोसेस बेस्ड असेसमेंट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी या लाइब्रेरी। तो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की अगर हम बात करें और लाइब्रेरी की बात करें, तो ये दोनों थोड़ी अलग अलग हैं। लाइब्रेटरी वो प्लेस होती है जहाँ पर बच्चे एक्टिविटी कर सकते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पर उनको रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया लैब और लाइब्रेरी में। अब जैसे कि सर्कल का एरिया हमें सब निकलवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला दे देते हैं, बच्चे उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनकी कंप्यूटेशनल स्किल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट पर वो लैक कर जाते हैं। तो फॉर दैट हमें बच्चों को मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में ले जाके उनसे एक्टिविटीज़ करा के उनको सर्कल के बारे में समझाना है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है वो समझाना है, और ये जो फॉर्मूला हमने ब्लैक बोर्ड पर समझाया, ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये चीज़ हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को समझानी है। तो यही यूज़ होता है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी का। अब अगर मैथमेटिक्स लाइब्रेरी की बात करें, तो यहाँ पर क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स होती हैं, सीडीज़ भी होती हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ वाली बुक्स होती हैं, कलरफुल बुक्स होती हैं, और मैथमेटिशियंस की लाइफ स्टोरी पर भी बुक्स होती हैं। तो जितनी भी इनोवेटिव मटेरियल्स हो सकता है वो सब एक मैथमेटिक्स लाइब्रेरी में होना चाहिए, ताकि बच्चे मैथ्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट फील करें, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उन्हें मतलब कि उन्हें बोर्डम नहीं फील होना चाहिए, और जितना ज़्यादा उनका जो मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, कलरफुल होंगे, नए नए होंगे, उतना ज़्यादा उनको जो है मोटिवेटेड फील होता है पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैथ्स की लाइब्रेरी में हर तरह का जो है रिसोर्स होना चाहिए, कलेक्शंस होने चाहिए, नए नए कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए मैथ्स के, थीम बेस्ड होना चाहिए, स्टोरी रेफरेंसेस होनी चाहिए, या पजल्स और गेम्स भी होनी चाहिए। जब वो मैथ्स की लाइब्रेरी में जाएँ तो वो मैथ्स की पजल सॉल्व करें, गेम सॉल्व करें। तो इस तरह से इन्वायरमेंट हमें बच्चों को देना है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4, जो कि ख़त्म हो चुका है आज से, और ब्लॉक नंबर 1 भी आज ख़त्म हो गया है। यहाँ पर कुछ लेट सम अप में पूरी की पूरी यूनिट का जो है समरी यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ एंड फॉलो दिस सीरीज सीरियसली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।